आदाब अर्ज़ है। आज आपके बीच आने का वजह जो है वो आप जानते हैं। मैंने जैसा सोशल मीडिया के ज़रिए बताया था, हमने एक कॉल दिया था कि 27 नवंबर को हम मुंबई चलेंगे, चलो मुंबई का नारा दिया गया था। और क्यों जाने वाले थे, तो हमारी कुछ 2-3 मांगे हैं। उन मांगों को सरकार के सामने पेश करने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि इतने अच्छे तरीके से मांगने के बाद अगर कोई आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है कि हम वहाँ पर आए और आप जिस बेदारी के साथ सो रहे हैं, आपको नींद से जगाए और आपको बताए कि ये हमारे मसले हैं। लेकिन हमको यकीन था कि इतनी आसानी से हमको तो वहाँ पर बुलाया नहीं जाएगा करके, क्योंकि हुकूमत में बैठे जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से ही मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये समझा है कि ये तो हमारी जागीर है और इनको हम फुटबॉल की तरह खेल सकते हैं। जब विपक्ष में रहेंगे तो हमारा रोल अलग रहेगा, जब सत्ता में आएंगे तो हम बिल्कुल इनको नज़रअंदाज करेंगे। तो यही कुछ पिछले कई सालों से, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हम 70 सालों से यही खेल खेला जा रहा है। हमने जो कॉल दिया था उसके पीछे मकसद क्या था? उसके पीछे मकसद यही है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था, फरमान जारी किया था, रूलिंग दिया था कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, क्या वजह है कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से खामोश है? किसको रिजर्वेशन और देना, नहीं देना, हम कहीं पर भी किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अदालत में जब ये मामला आया और अदालत के अंदर पूरी रिपोर्ट्स पेश की गई, तो अदालत ने बहुत बारीकी से इसको समझा और उसने ये बताया कि मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन लेवल जो है महाराष्ट्र के अंदर वो बहुत नीचे है, इसीलिए 5% इन्हें एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके। हमको उम्मीद थी कि ये मिलेगा। 2 साल हो गए हैं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को आके, लेकिन हम इंतजार करते रहे कि आज बोलेंगे, कल बोलेंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर इनके नेताओं को सुन रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। असेंबली के अंदर इनके नेताओं को सुन रहे हैं तो जरा भी कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या हम खामोश बैठे या हम आपको आईना दिखाए? वही आईना दिखाने के लिए हमने 27 नवंबर को मुंबई आने का फैसला किया था। लेकिन 2 दिन पहले मुंबई पुलिस की तरफ से एक पत्र दिया गया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि चूंकि कोरोना चल रहा है और इसलिए ये परमिशन नहीं दी जा सकती है करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले हफ्ते औरंगाबाद में शिवसेना, जिसकी सत्ता है महाराष्ट्र के अंदर, जिसका मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी पार्टी की तरफ से एक भव्य मोर्चा निकाला गया, क्रांति चौक से लेके गुलमंडी तक भव्य मोर्चा। पुलिस की परमिशन नहीं थी उसे, पुलिस की परमिशन नहीं थी उसे। वो मोर्चा उन्होंने बगैर परमिशन के निकाला। ये एक अलग बात है कि एक जोक था उनका जो मोर्चा निकालना, क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी सड़क के ऊपर इसलिए उतरी है कि महंगाई बहुत हो गई है, हम महंगाई के विरोध में मोर्चा कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सत्ता में बैठे हैं, उस कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर आप महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुर्सी के ऊपर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए बहुत भव्य मोर्चा निकाला गया। उनके बंबई के मंत्री नेतागण यहाँ पर आए, 2-2 मंत्री उसके अंदर शामिल, और पूरा इलीगल मोर्चा था, उसके अंदर पुलिस की परमिशन नहीं ली गई थी। उसी दिन नागपुर के अंदर जो विरोधी पक्ष है, देवेंद्र फडणवीस साहब की भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में एक मोर्चा निकाला, भव्य मोर्चा निकाला, कुछ आंदोलन भी किया। उसको भी कोई परमिशन नहीं थी, उन्होंने परमिशन मांगी ही नहीं, परमिशन उनको मिली ही नहीं, परमिशन लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनका जो आंदोलन था वो उन्होंने किया। पिछले हफ्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो गद्दावर नेता है अजीत पवार साहब, उन्होंने पुणे जिले के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बड़ी जनसभा थी, उसके अंदर पब्लिक मीटिंग थी, उन्होंने उसको संबोधित किया। अब स्वाभाविक है उनको परमिशन तो मिली होगी उसमें, लेकिन हमारा ये कहना है
कि अगर हम मुंबई आना चाह रहे हैं, हम अगर जो लोकतंत्र के अंदर, जो डेमोक्रेसी के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मुझे राइट दिया गया है, हम सबको राइट दिया गया है कि हम अपना एहतजाज पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे अमन के साथ अगर हम करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कोरोना सिर्फ हमारे लिए है? या उद्धव ठाकरे साहब अगर षणमुखानंद हॉल के अंदर दशहरा मेड़ावा ले सकते हैं तो वायरस के साथ उनकी बात हुई है कि नहीं, मैं षणमुखानंद हॉल के अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन जब ये आएंगे मुंबई को तो मैं बराबर वापस आऊंगा करके। तो ये कैसी अजीब किस्म की है। देखिए, इसकी निचोड़ अगर देखा जाए तो ये है कि ये समझते हैं कि हम बिखरे हुए हैं, ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि 2 दिन पहले जब यहाँ पे हमने औरंगाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी, सिचुएटिंग डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र, उसमें बहुत बड़े बड़े हमने वक्ताओं को बुलाया, स्पीकर्स को बुलाया, और उन्होंने बताया कि हमारा सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल हमारा क्या हालत है मुसलमानों की महाराष्ट्र के अंदर। तो ये पूरा डेटा के साथ दिया। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक पत्रकार ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछा कि आप मुंबई जाने का नारा दिए हैं, आपके पीछे कौन लोग हैं, कौन है आपके साथ? आपके साथ तो कोई भी नहीं है। तो एक तरीके से उसने ये सवाल नहीं किया, बल्कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के मुंह पे एक तमाचा मारा और ये कहा कि तुम तो इतने बिखरे हुए हैं, तुम कहां इकट्ठा हो सकते हैं। देखिए, जब हमने ये नारा दिया चलो मुंबई का, तो हमने ये नहीं कहा कि ये कोई सियासी जमात इसका नेतृत्व कर रही है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने है तो ये नारा दिया है। अब ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आता है, एक ही, और वो इत्तेफाक से मैं हूं MIM पार्टी का। तो जब एक ही MP है तो नेचुरल है कि मैं ही इसके साथ चलूंगा। अगर कांग्रेस और NCP अगर मुसलमानों को सही में अगर अपना हक दिलाती, अधिकार दिलाती, 2-4 उनके भी MPs पार्टी से चुनकर आते, तो मैं कहता हूं कि तुम इसका नेतृत्व करो, मैं एक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे साथ जुड़ूंगा करके उसमें। तो जब हमने ये नारा दिया तो हमने हर एक को कहा कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख सकते हैं, आप किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी संगठन से ताल्लुक रख सकते हैं, आपको MIM से नफरत हो सकती है, आप करिए नफरत उसमें, लेकिन ये जो मुद्दे हम लेकर जा रहे हैं ये मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे मतलब रिजर्वेशन का मुद्दा है, मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे मतलब 93,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर है और उसे देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर कितने कर्मचारी काम करते हैं? तो महज 24 लोग काम करते हैं, 24 लोग काम करते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, ये चाहते हैं कि वक्फ की हमारी जमीनें इनके कोई रिश्तेदार को मिल जाए, इनके कोई दोस्त को मिल जाए, किसी धन्ना सेठ को मिल जाए, और हमारा जो हक है इन ज़मीनों के ऊपर, गरीबों का जो हक है, वो हक इनसे छीन लिया जाए करके। तो हम क्या ये सवाल नहीं कर सकते हैं सरकार से जाके कि आप क्यों हमारी वक्फ की ज़मीनों को इस तरह से लुटता हुआ देख रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको खड़े रहने की ज़रूरत है। किसी ने एक सवाल किया कि अगर ये वक्फ की ज़मीनें अगर हमको मिल जाती है, कुछ पैसा अगर हमको सरकार दे देती है, मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि ये वक्फ की ज़मीनें हमें दे दे, और फिर उसके बाद आपका जो बजट आता है साल का, उस बजट के अंदर से माइनॉरिटी को जो बजट दिया जाता है वो बंद कर दीजिएगा, 0 पे लेके आ जाइएगा। बल्कि एक ऐसा सिचुएशन हम तैयार करेंगे कि कुछ पैसे तो हम सरकार को भी दे सकेंगे अगर वक्फ की ज़मीनें पूरी हमारे वापस मिल जाए तो। लेकिन यह है कि कोई नहीं करना चाहता है। जिस तरह से अलग अलग जाति धर्म के लोगों के लिए है तो एक स्कीम चलाई जाती है, चाहे वो बाल्टी हो या दूसरे अलग अलग जिस तरह के ये होते हैं कि जहां पर जितने भी स्कीम्स हैं उन सबको एक ही छत के नीचे रखा जाता है। तो हमारी मांग ये है कि एक मुसलमानों के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी जितनी स्कीम्स अलग अलग सरकारी स्कीम्स जो चलाई जाती है उसको एक छत के नीचे लाया जाए करके। तो ये हमारी कुछ मांगे है। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि कोरोना उनके लिए सब माफ़ है, वो अपना सभा भी ले सकते हैं, वो अपना आंदोलन भी कर सकते हैं, वो अपना मोर्चा भी निकाल सकते हैं, और जितने सारे बड़े बड़े दिग्गज जिन लोगों ने किए हैं ये विदाउट परमिशन के किए हैं। मैं मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर साहब, DG साहब और महाराष्ट्र की सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि हम तो आपको पूरे प्रोसीजर के हिसाब से हमने आपको रिटर्न के अंदर दिया,
हमने आपको ये कहा कि हम पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए अमन और शांति के साथ हम अगर आना चाहते हैं तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं करके। और हाँ, एक बात ये है कि आप समझेंगे कि हम अगर आ रहे हैं तो हम अपने झंडा पकड़ कर आ रहे हैं। देखिए, ये इस देश का सौभाग्य है, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम इस मुल्क का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यानी कि इस मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और अमृत महोत्सव के दौरान साल भर अलग अलग कार्यक्रम लेने का सरकार की तरफ से फरमान आया है। हमने भी ये तय किया है कि हम मुंबई आएंगे तो हमारी गाड़ी के ऊपर कोई हरा झंडा, कोई नीला झंडा, कोई पीला झंडा, कोई सफेद झंडा या कोई भगवा झंडा नहीं रहेगा। हम तिरंगा लहराते हुए आएंगे। हर गाड़ी के ऊपर हमारे तिरंगा रहेगा, उसमें हमारा तिरंगा जिसको देखकर हमें बड़ा गर्व होता है, उस तिरंगे को लेकर आएंगे और हम भी जश्न मनाएंगे कि हमारे इस मुल्क ने 75 साल, हमने क्या खोया क्या पाया ये एक अलग बात है, लेकिन इन 75 सालों का जश्न मनाने का तो हमें भी अधिकार है। अमृत महोत्सव हम भी मनाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि जो गाड़ी जहां से निकलेगी मुंबई की तरफ, उसकी हर गाड़ी के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहेगा करके। लेकिन हमको रोका गया है। अब लोगों के सामने ये सवाल है कि अब ये आगे होगा या नहीं होगा। तो मैं औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र के तमाम लोगों से ये साफ तरीके से कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना है, उन्होंने कहा आखिरी एक लाइन ये भी कहा है कि अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव के अंदर कुछ जो घटनाएं हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसकी वजह से भी हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। चलिए, हम आपका सम्मान करते हैं और आपका सम्मान करते हुए हम हमारा 27 नवंबर का जो चलो मुंबई का नारा है उसे हम कुछ आगे ढकेल देते हैं। और आगे ढकेलने का मतलब ये है कि हम आपको 1-2 हफ्तों का वक्त दे रहे हैं। हमने आपको रिटर्न के अंदर है तो सारे परमिशंस के लिए दोबारा हमने आपको बता दिए है कि हम ये करेंगे करके। 1-2 दिन के अंदर हम अब हमारी डेट का ऐलान करेंगे। और महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर दूसरे लोग अगर गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से या विदाउट परमिशन के मोर्चे, धरने, आंदोलन कर रहे हैं तो आप मजबूर मत करिए हमें ऐसा करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं इस राज्य के अंदर अमन रहे। हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है हम अच्छे तरीके से उसे उठाएं और उठाकर हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा बेसिक राइट है, वो राइट आप हमसे छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए कोई ऐसा कॉन्फ्रंटेशन मत हमारे अंदर पैदा कर दीजिएगा कि आप कहेंगे कि नहीं, हम देखेंगे कि तुम कैसा आते हैं मुंबई करके उसके अंदर। तो वैसा सिचुएशन ना पैदा करें, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं। जहां तक पिछले कुछ दिनों से चलो मुंबई की तैयारी करने वाले जितने भी नौजवान, बुजुर्ग लोग इसके अंदर शामिल है और वो चाहते हैं कि हाँ, एक मर्तबा एक धक्का लगाना ज़रूरी है, सरकार को नींद से जगाना ज़रूरी है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम डेट का ऐलान करेंगे। और ये डेट मेरे हिसाब से 2 हफ्ते के अंदर की ही डेट रहने वाली है। तो उस दिन हम मुंबई ज़रूर जाएंगे। अगले 2-3 दिनों के अंदर मैं खुद मुंबई जाऊंगा। मैं मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करूंगा और उनसे ये विनती करूंगा कि आप हमको ये कार्यक्रम हमारा जो भी है उसको लेने के लिए आप हमारे को इजाज़त दीजिए करके। लेकिन जोर ज़बरदस्ती और सिर्फ इस तरह के अगर आप हमको देंगे तो फिर कानून जो है वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब, मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, आपको एक बताता हूं कि अगर शिवसेना अगर गैर कानूनी तरीके से अगर विदाउट परमिशन के मोर्चा निकाल सकती है, बीजेपी निकाल सकती है, आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस सभा ले सकती है, बड़ी सभा, तो कानून सबके लिए इस मुल्क के अंदर बराबर है। उनके लिए कोई अलग कानून बना है और मेरे लिए कोई अलग कानून बना है, ऐसा हो नहीं सकता है। हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे ये अदबन गुजारिश कर रहे हैं। और दूसरे जितने भी नौजवान चलो मुंबई के लिए कॉर्नर मीटिंग्स ले रहे हैं, गाड़ियां तैयार कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं आप कहूँगा कि अब सिर्फ चलने वाली बात नहीं होगी, अब तो हम मुंबई आ रहे हैं, ये तय कर लीजिएगा उसके अंदर। और किसी भी कीमत के ऊपर हम मुंबई आ रहे हैं, ये तय कर लीजिएगा पूरे जोश के साथ। आप लोग जो काम कर रहे हैं, हाँ, इतना ये है कि हमको ये यकीन प्रशासन को दिलाना होगा कि हम जो भी करेंगे पूरे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, डेमोक्रेटिक वे से करेंगे, पूरा पीसफुल तरीके से करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बस इतना ही कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।